माय यूट्यूब चैनल। और आज के वीडियो में हम पिछले वीडियो के टॉपिक्स को ही कंटिन्यू करने वाले हैं। पिछले वीडियो में हम बात कर रहे थे कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट के बारे में, जिसमें हमने इंडक्टिव इफेक्ट और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ा था। तो आज हम अपने तीसरे इफेक्ट से कंटिन्यू करने वाले हैं, जो है रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। और पिछले वीडियो का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। नाउ लेट्स गेट स्टार्टेड। तो अब हमारा तीसरा इफेक्ट जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है वो है रेजोनेंस, और इसी को मेसोमेरिक इफेक्ट भी बोलते हैं। ये इफेक्ट हमें कॉन्जुगेटेड सिस्टम में ही देखने को मिलता है। तो कॉन्जुगेटेड सिस्टम या मॉलिक्यूल हम किसे कहते हैं वो देख लें। तो ऐसा एक सिस्टम है, ऐसा एक मॉलिक्यूल जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट हो, उसे हम कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल या कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहेंगे। जैसे कि डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर सिंगल बॉन्ड है, मतलब ऐसा एक सिस्टम जिसमें डबल बॉन्ड और सिंगल बॉन्ड अल्टरनेटली एक दूसरे के अल्टरनेटली प्रेजेंट है, तो फिर वैसे सिस्टम को हम कॉन्जुगेटेड सिस्टम कहते हैं। अच्छा, रेजोनेंस जो होता है वो दो पाई बॉन्ड्स के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से होता है, या फिर पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बीच में इंट्रैक्शन की वजह से होता है। इस इफेक्ट में क्या होता है कि पाई बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का डीलोकलाइजेशन होता है, और जिस वजह से पोलैरिटी प्रोड्यूस होती है मॉलिक्यूल में, और ये इफेक्ट हमें देखने को मिलता है। तो ये वाला जो मॉलिक्यूल है इसमें केवल पाई बॉन्ड के बीच में इंट्रैक्शन है, मतलब ये डबल बॉन्ड है। तो ये इस मॉलिक्यूल में हम कहेंगे कि इसमें क्या है कि डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है। इस मॉलिक्यूल के लिए हम कहेंगे कि ये इसमें डबल बॉन्ड जो है वो कॉन्जुगेशन में है। अच्छा, कॉन्जुगेशन लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी शो करता है, जैसे डबल बॉन्ड और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब ये डबल बॉन्ड है, फिर ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के साथ कॉन्जुगेशन में है। तो इस वाले मॉलिक्यूल को हम कहेंगे कि इसमें क्या है, हमारा कॉन्जुगेटेड लोन पेयर है। और जो कॉन्जुगेटेड सिस्टम होता है केवल वही सिस्टम रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट को शो कर सकता है। अब हम एग्जाम्पल देख लेते हैं। जैसे कि ये हमारा एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, इसमें सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, फिर सिंगल बॉन्ड, फिर डबल बॉन्ड, मतलब सिंगल डबल बॉन्ड अल्टरनेटली प्रेजेंट है। तो फिर ये वाला जो हमारा मॉलिक्यूल है वो हमारा कॉन्जुगेटेड मॉलिक्यूल है, तो इसमें रेजोनेंस देखने को मिल सकता है। तो जैसे कि ये ऑक्सीजन एटम जो है वो इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, ठीक है, तो ये डबल बॉन्ड का जो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, और पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट हो जाएगा। जैसे ये इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा और इलेक्ट्रॉन इस पर शिफ्ट होगा, तो इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा, इस पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा, कुछ इस तरह से, ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। अब जैसे इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ, मतलब कि ये इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, तो ये इधर से इलेक्ट्रॉन खींचेगा अपनी तरफ, तो ये वाला इलेक्ट्रॉन जो है ये इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, सॉरी ये वाला एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव बनेगा, और ये इस डबल बॉन्ड के पाई बॉन्ड इस डबल बॉन्ड का ये जो पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स है उसको अपनी तरफ खींचेगा, तो ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इस पे शिफ्ट होंगे, और फिर ये यहाँ से यहाँ आएंगे, और हमें ये स्ट्रक्चर मिलेगा जिसमें कि इसका जो ये पॉजिटिव चार्ज है वो कॉम्पनसेट हो जाएगा इस डबल बॉन्ड के द्वारा, और यहाँ से ये डबल बॉन्ड ब्रेक करके इस पे जा रहा है, तो अब इस वाले एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। तो अब हमारा पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया और नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे है। तो इस तरह से ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए, ये तीनों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हो गए हमारे। लेकिन जो इस मॉलिक्यूल का जो एक्चुअल स्ट्रक्चर होगा वो कुछ इस तरह का होगा, जो इन तीनों के बीच में, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर है हमारा पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन है वो कुछ इस मॉलिक्यूल से लेकर के इस मॉलिक्यूल तक इसका डीलोकलाइजेशन हो रहा है, और इसी इफेक्ट को हम कहते हैं रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट। अच्छा, ये जो रेजोनेंस और मेसोमेरिक इफेक्ट है ये भी दो तरह का इफेक्ट शो करता है, प्लस एम इफेक्ट और माइनस एम इफेक्ट। प्लस एम इफेक्ट में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन का जो ट्रांसफ़र होता है वो किसी एटम या ग्रुप जो मॉलिक्यूल से जुड़ा है उससे अवे हो, मतलब कि जैसे कि यहाँ पे ये सिस्टम है, अगर हम देखें ये मॉलिक्यूल देखें तो ये ऑक्सीजन एटम है, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफ़र इसकी तरफ हो रहा है, मतलब इस मॉलिक्यूल से ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ ले रहा है, तो ये प्लस एम इफेक्ट नहीं, ये माइनस एम इफेक्ट शो कर रहा है, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉन आ रहा है। प्लस एम इफेक्ट अगर इसकी जगह कोई ऐसा एक एटम या ग्रुप होता जो इलेक्ट्रॉन को इस मॉलिक्यूल की तरफ ढकेलता,
इसकी तरफ रिपेल करता तो वो कंडीशन में प्लस एम इफेक्ट शो होता। तो प्लस एम ग्रुप्स वो ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल की तरफ धकेलते हैं। वो ऐसे ग्रुप हो जाएंगे जिनके ऊपर या तो नेगेटिव चार्ज होगा या फिर उनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होगा। जैसे क्लोरीन, इसके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। ब्रोमीन, इसके पास भी लोन पेयर इलेक्ट्रॉन होता है। और ये हमारा ऑक्सीजन O नेगेटिव, ये भी हमारा प्लस एम ग्रुप में आएगा क्योंकि इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है। तो ये जो सिस्टम है, जो मॉलिक्यूल होगा, उसकी तरफ इलेक्ट्रॉन को धकेलेगा। तो इसीलिए ये प्लस एम ग्रुप का हिस्सा है। माइनस एम ग्रुप में क्या होता है कि जो एटम या ग्रुप होता है वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचता है, अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। जैसे कि यहाँ पे ये ऑक्सीजन कर रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को मॉलिक्यूल से अपनी तरफ खींच रहा है। तो इसलिए ये माइनस एम इफेक्ट को शो करता है और ये माइनस एम ग्रुप का हिस्सा होता है। माइनस एम ग्रुप से कौन कौन बिलोंग करता है? तो ऐसे ग्रुप से ऐसे एटम जिस पे पॉजिटिव चार्ज होता है तो वो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, या फिर जिसमें सेंट्रल एटम जो होता है वो ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा है। जैसे ये साइनाइड में क्या है कि ये कार्बन जो है वो नाइट्रोजन से जुड़ा है। नाइट्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसीलिए ये इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये माइनस एम ग्रुप का हिस्सा हो गया। वैसे ही SO3H और ये अल्डिहाइड, ये CHO, ये भी जो है वो माइनस एम ग्रुप्स का ही हिस्सा है। तो अब हमारा चौथा जो इफेक्ट है वो है हाइपर कॉन्जुगेशन, जिसकी वजह से कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। इस कॉन्सेप्ट को दिया था बेकर और नाथन ने। इसमें क्या होता है कि सिग्मा और पाई बॉन्ड ऑर्बिटल्स का डीलोकलाइजेशन होता है, मतलब सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन में होता है। अब हम इस इफेक्ट को थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। इसके लिए जैसे हमने लिया एक अल्काइल ग्रुप, ठीक है, एक अल्काइल ग्रुप है ये CH3, जो कि अटैच्ड है एक अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से, ठीक है। ये कार्बन एटम जो कि दूसरे कार्बन एटम के साथ यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो ये अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है। तो इससे हमारा अल्काइल ग्रुप अटैच्ड है। जैसे हम यहाँ पे देखें तो ये हमारा CH3 अल्काइल ग्रुप है और ये हमारा अनसैचुरेटेड कार्बन एटम है। तो ये जो एटम है ये sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। ये कार्बन एटम कैसा है? sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। तो ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। तो ये sp2 का हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम, ये जो डबल बॉन्ड इस कार्बन एटम के साथ बना रहा है, इसके पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक करेगा और ये पाई बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स इस sp2 हाइब्रिडाइज्ड इलेक्ट्रोनेगेटिव कार्बन एटम पे शिफ्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से इस पे नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और इस वाले कार्बन एटम पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। अब चूंकि इस पे पॉजिटिव चार्ज आ गया तो ये हमारा एटम जो है, ये कार्बन एटम इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और ये एक इलेक्ट्रॉन, इसकी डिमांड होगी कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आ जाए। तो ये जो हमारा अल्काइल ग्रुप इस एटम से जुड़ा हुआ है, इस कार्बन एटम से जो ये हमारा अल्काइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो इसका जो ये हाइड्रोजन एटम है, ये जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, तो इनके पास ये कैपेसिटी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करें। तो ये जो हाइड्रोजन एटम है वो अपना बॉन्ड जो है वो ब्रेक करेगा इस कार्बन के साथ और ये एक इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा और जिस वजह से खुद बन जाएगा प्रोटॉन। और ये जो इलेक्ट्रॉन ये रिलीज किया, वो इलेक्ट्रॉन का यूज़ करके ये कार्बन एटम जो है वो इस कार्बन एटम के साथ डबल बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से उसका जो पॉजिटिव चार्ज है वो कंपनसेट हो जाएगा। अब ये मॉलिक्यूल कुछ इस तरह से होगा, जैसे कि इस पे आगे ये इलेक्ट्रॉन पेयर यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो इस पे नेगेटिव चार्ज रहेगा, इस पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो ये डबल बॉन्ड जो फॉर्म हुआ उसके द्वारा कॉम्पनसेट हो जाएगा और ये जो हाइड्रोजन है ये खुद प्रोटॉन बन गया। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि ये वाला हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये प्रोटॉन बना रहेगा। ऐसा भी हो सकता है कि ये हाइड्रोजन एटम इलेक्ट्रॉन रिलीज करे, तो ये जब ये हाइड्रोजन जब इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो ये प्रोटॉन बना रहेगा, कुछ इस तरह से। और ये जो सारे स्ट्रक्चर्स होंगे इसको हम कहेंगे हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स। अच्छा, अब ऐसा नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर का निकालने का फॉर्मूला भी है। जो नंबर ऑफ हाइपर कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर्स होते हैं वो हो जाते हैं नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन प्लस 1। अच्छा, अल्फा हाइड्रोजन किससे कह रहे हैं? जैसे अगर हम इस डबल बॉन्ड को एक फंक्शनल ग्रुप की तरह ट्रीट करें तो ये जो
ये जो फंक्शनल ग्रुप है तो इससे अटैच जो ये कार्बन होगा ये हमारा अल्फा कार्बन होगा, और इस अल्फा कार्बन से ये जो 3 हाइड्रोजन जुड़े हैं ये अल्फा हाइड्रोजन होंगे, ये तीनों। तो ये हो गए, ये 3 हो गए हमारे अल्फा हाइड्रोजन। सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन कौन कंटेन करता है? मिथाइल, CH3। इसके पास 3 अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन भी मिथाइल ग्रुप ही शो करता है। उसके बाद प्राइमरी अल्काइल ग्रुप जैसे CH3, फिर CH2, तो इसके पास हो गए अल्फा हाइड्रोजन 2। फिर हो जाएगा हमारा CH3 2CH, इसके पास हो जाएगा, ये हमारा सेकेंडरी अल्काइल ग्रुप है, इसके पास 1 अल्फा हाइड्रोजन होगा। और जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होता है उसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, इसीलिए ये जो टर्शियरी अल्काइल ग्रुप होता है वो हाइपर कॉन्जुगेशन को शो नहीं करता है। अच्छा, हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये देखिए यहाँ पे जो ये प्रोटॉन है ना वो ऐसे ही यहाँ पे इसका इस कार्बन आइटम के साथ कोई बॉन्ड नहीं है, बट फिर भी वो इस मॉलिक्यूल में इसी जगह पे अपना ट्रैप्ड रहता है। इसीलिए इस हाइपर कॉन्जुगेशन को हम नो बॉन्ड रेजोनेंस भी कहते हैं, क्योंकि ये जो प्रोटॉन्स हैं वो यहीं अपने प्लेस में ही रहते हैं, कोई बॉन्ड नहीं फॉर्म करते, बट वो उसी प्लेस पे रहते हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। अच्छा, ये जो हाइपर कॉन्जुगेशन होता है वो ऐसा नहीं है कि ये जो अल्काइल ग्रुप है वो केवल अनसैचुरेटेड कार्बन एटम से जुड़ा रहे तभी होगा, या अनसैचुरेटेड कार्बन की जगह अगर यहाँ पे अगर पॉजिटिव चार्ज है या फिर ऑड इलेक्ट्रॉन है, ऑड इलेक्ट्रॉन मतलब जैसे रेडिकल है कोई, वो भी अगर यहाँ पे प्रेजेंट हो तो ये जो अल्काइल ग्रुप का जो अल्फा हाइड्रोजन है वो इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है और हाइपर कॉन्जुगेशन का इफेक्ट देखने को मिलता है। तो इस तरह से ये 4 ऐसे फैक्टर्स थे जिसके जरिए कोवेलेंट बॉन्ड्स में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट होता है। अब हम बात करेंगे कोवेलेंट बॉन्ड्स के क्लीवेज और उनके फ्यूजन के बारे में। तो ऑर्गेनिक रिएक्शंस के दौरान जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं जो ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड से ही बने होते हैं, तो उनका बॉन्ड किस तरह से टूटता है अब हम ये देखेंगे। तो जो कोवेलेंट बॉन्ड्स होते हैं उनके फ्यूजन 2 तरह से होते हैं, मतलब उनकी बॉन्ड जब ऑर्गेनिक रिएक्शन होता है तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट एटम्स हैं उनके बीच में जो कोवेलेंट बॉन्ड्स हैं वो जब ब्रेक करते हैं तो वो 2 तरह से टूटते हैं। एक होता है होमोलाइटिक फ्यूजन और एक होता है हेट्रोलाइटिक फ्यूजन। होमोलाइटिक फ्यूजन को होमोलाइसिस भी कहते हैं। तो होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है, जैसे कि हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है AB, ठीक है, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से के द्वारा ये इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर कर रहे हैं। तो होमोलाइटिक फ्यूजन में कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से टूटता है कि ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर कर रहे हैं उसका एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के पास चला आता है। तो इस तरह से इसको इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन ये जो एटम का था जो पहले जैसा था वैसा ही वापस ये हो जाता है, इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया और इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन आ गया, और इसको हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स। फ्री रेडिकल्स। तो होमोलाइटिक फ्यूजन में क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड इस तरह से टूटता है कि जो शेयर्ड पेयर है इलेक्ट्रॉन का वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों एटम के पास चला जाता है। जैसे क्लोरीन का ये मॉलिक्यूल है, ठीक है, Cl2, ये हमारा एक मॉलिक्यूल है। तो इसका अगर होमोलाइटिक फ्यूजन होगा तो इसमें क्या होगा कि ये जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है इन दोनों के द्वारा जो ये कोवेलेंट बॉन्ड से ये दोनों शेयर कर रहे हैं, तो एक एक इलेक्ट्रॉन एक एक एटम के पास चला जाएगा और इनका जो इनिशियल कॉन्फ़िगरेशन है ये वापस इन्हें मिल जाता है। तो इनको हम कहेंगे फ्री रेडिकल्स। और इस तरह के फ्यूजन को, इस तरह का अगर बॉन्ड टूटता है तो उसको कहेंगे होमोलाइटिक फ्यूजन। दूसरा होता है हमारा हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, इसको हेट्रोलाइसिस भी कहते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे हमारा एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है AB, ठीक है, ये हमारा एक मॉलिक्यूल हो गया, तो इसमें जो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड से ये दोनों इलेक्ट्रॉन ये शेयर कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर जो ये शेयर कर रहे हैं, तो इसमें बॉन्ड इस तरह से टूटता है कि ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स, मतलब ये जो शेयर्ड पेयर है वो दोनों ही इलेक्ट्रॉन्स किसी एक एटम की तरफ चला आता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो इन दोनों में कोई एक एटम ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है दूसरे के कंपैरिजन में। जैसे कि यहाँ पे A जो है वो B से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इसीलिए जो शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये दोनों ही इलेक्ट्रॉन A ले रहा है।
तो इसलिए ए पे जो है वो नेगेटिव चार्ज आता है और बी पे पॉजिटिव चार्ज आता है। जैसे इस केस में क्या है कि बी ए से ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो ये दोनों पेयर, ये जो दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दोनों ही बी ही ले रहा है। तो इस पे बी, इस केस में बी पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है और ए पे पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। तो इस तरह के फिजन को, इस तरह का फिजन जिसमें कि कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे टूटता है जिसमें कि एक ही एटम दोनों इलेक्ट्रॉन्स, शेयर्ड पेयर के दोनों इलेक्ट्रॉन्स को ले रहा है, तो वैसे फिजन को कहेंगे हेट्रोलाइटिक फिजन। और इससे दो स्पेसीज जनरेट होता है, एक जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन ले रहा है उसको बोलेंगे कार्बन आयन, और दूसरा जिस पे पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो रहा है उसको हम बोलेंगे कार्बोकैटायन। तो अब हमारा अगला टॉपिक है अटैकिंग रीएजेंट्स। अब हम ये जानेंगे कि ऑर्गेनिक रिएक्शन के दौरान जब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स पे रीएजेंट्स अटैक करते हैं तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो कि ज़्यादातर कोवेलेंट बॉन्ड से बने होते हैं उनमें किस तरह के चेंजेस आते हैं। तो रीएजेंट्स, अटैकिंग रीएजेंट्स जो होते हैं वो हमारे 3 तरह के होते हैं। पहला है इलेक्ट्रोफाइल्स, ठीक है। इलेक्ट्रोफाइल्स या इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट्स जो होते हैं वो इलेक्ट्रॉन लविंग स्पेसीज होते हैं, मतलब इनको इलेक्ट्रॉन के लिए लगाव होता है। ये ऐसे रिएजेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं और इसीलिए ये लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं, क्योंकि लुईस एसिड भी ऐसे ग्रुप्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकते हैं। इसीलिए इलेक्ट्रोफाइल्स भी लुईस एसिड की तरह बिहेव करते हैं। जैसे कि हमारा सबस्ट्रेट है, ठीक है, तो इलेक्ट्रोफाइल उसको कहाँ पर अटैक करेगा। इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इलेक्ट्रॉन लविंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट को उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ पर उसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अधिक होगी। ऐसा जगह जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है, जहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं, वहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल सबस्ट्रेट को अटैक करेगा और उस जगह पे बॉन्ड बनाएगा और इस तरह से हमारा नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा। तो अब हम इलेक्ट्रोफाइल्स के एग्जांपल्स की बात कर लें। इलेक्ट्रोफाइल्स कैसे स्पेसीज होते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन लविंग। तो इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट करेगा, जिस पे पॉजिटिव चार्ज होगा। तो पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स हैं H+, H3O+, Cl+, Br+ या NH4+। ये ऐसे कुछ पॉजिटिवली चार्ज इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लविंग होते हैं, या फिर इनकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की। तो वो दूसरी तरफ जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स वो भी इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं, जैसे ZnHCl2, SO3, BF3, ये AlCl3, इनकी भी टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करें, तो ये न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल्स होते हैं। अब हमारा दूसरा अटैकिंग रिएजेंट होता है न्यूक्लियोफाइल्स या फिर न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट्स कह लें। ये कैसे होते हैं, तो ये न्यूक्लियस लविंग होते हैं, मतलब इनका पॉजिटिव चार्ज के प्रति अफेक्शन होता है। ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग स्पेसीज होते हैं, और चूंकि इनके पास ये टेंडेंसी होती है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे, इसीलिए ये लुईस बेस की तरह बिहेव करते हैं। लुईस बेस की भी ये कैपेबिलिटी होती है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करे। तो जैसे ये सबस्ट्रेट है, न्यूक्लियोफाइल सबस्ट्रेट को उस जगह पे अटैक करेगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी या फिर जहाँ पर पॉजिटिव चार्ज होगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल उसको वहाँ पे अटैक किया और वहाँ पे बॉन्ड बना के हमारा प्रोडक्ट फॉर्म करता है। अब हम न्यूक्लियोफाइल्स के एग्जांपल्स देख लें। तो न्यूक्लियोफाइल्स मतलब कहने का मतलब है कि न्यूक्लियस लविंग, जो कि इलेक्ट्रॉन को डोनेट करेंगे, इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी जिनकी होगी। तो वो कैसे होंगे, तो जिनके पास खुद इलेक्ट्रॉन होगा जो नेगेटिवली चार्ज्ड होंगे, जैसे Cl-, Br-, I-, Cn-, NO2-। तो ये ऐसे न्यूक्लियोफाइल्स हैं, नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल्स हैं जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। अब हमारे न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स जो कि न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं, ये NH3, इनके पास लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, तो इस तरह से ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट कर सकते हैं, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल की तरह एक्ट करते हैं। अब हमारा तीसरा अटैकिंग रिएजेंट है एम्बीफाइल, इसको एम्बिडेंट भी कहते हैं, मतलब ऐसा एक मॉलिक्यूल जो कि इलेक्ट्रोफाइल की तरह भी एक्ट करता है और न्यूक्लियोफाइल की तरह भी एक्ट करता है, जैसे कि ये HOH, H2O, ठीक है। तो इसके पास ये जो हाइड्रोजन है
ये इलेक्ट्रॉन लविंग होता है, ठीक है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और ये जो हमारा ऑक्सीजन एटम है, इसके 2 लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। तो ये कुछ मॉलिक्यूल्स हैं जो एम्बिडेंट होता है, मतलब एम्बीफाइल। जैसे कि हम CH3CN को देख लें, इसमें CN माइनस, तो ये क्या है, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। CN जो होगा वो इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का काम करेगा, तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा। और CH3 प्लस, ये जो है वो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, तो ये इलेक्ट्रोफाइल की तरह काम करेगा। और ये एम्बिडेंट की तरह यानी एम्बीफाइल की तरह खुद बिहेव करता है। तो इस तरह से आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है। तो ये मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस का जो टॉपिक है, ये अगले वीडियो में भी कंटिन्यू होगा, जहाँ पे हम डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस और उनके मैकेनिज्म को समझेंगे। और आई होप दिस वीडियो वॉज यूज़फुल फॉर यू। अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ, तो आप प्लीज़ उस टॉपिक का नाम कमेंट बॉक्स में लिखें। थैंक यू।